एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में मैंने सारे के सारे इंटरनल क्वेश्चन विद सारे के सारे कंसेप्ट्स उससे जो रिलेटेड थे वन शॉट आपके कंप्लीट करवा दिए थे। बचते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि हम इस वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन हमेशा ऐसे सॉल्व करें कि ये नहीं कि आपको केवल उसका आंसर लिख के आना है। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सारे के सारे रिवाइज करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम चलते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन्स कहाँ पर बनते हैं? तो मैंने यहाँ एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना रखा है। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा किसका डायग्राम है और प्रोटीन भी कहाँ बनते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। प्रोटीन बच्चों ना बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। आपकी मसल्स को अच्छा वर्कआउट करना है या फिर मसल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन, ठीक है। हम कहते हैं ना प्रोटीन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। क्यों? क्योंकि भैया हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉडी के। प्रोटीन अगर आप नहीं खाएंगे आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोटीन की, वैसे कि प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ बनता है आपको पता है, वी हैव द सेल। सेल के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस और उसके बाहर वाला जो मटेरियल होता है, लिक्विड पोर्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव लाइसोसोम, यू हैव गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी में से एक जबरदस्त ऑर्गेनल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका ऑब्वियसली सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होगी और ये सेल के अंदर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। या तो ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा, लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स होंगी इस तरीके की, ठीक है। या वो आपका पाया जाएगा लॉन्ग, अगर आप ये इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर सा देख रहे हो ना, शीट के फॉर्म में इस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। इवन वो वेसाइकल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। खैर, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ तो ये होते हैं 2 तरीके के। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है शीट वाला स्ट्रक्चर, इसके नीचे कुछ रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं, यही है आपके क्या, ये है आपके राइबोसोम। जो कि राइबोसोम कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आइडियली ये पूरा स्ट्रक्चर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जिसके अंदर है आपके रेड रेड डॉट्स जो कि राइबोसोम है। ये राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं और इनका पर्टिकुलरली काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, दूसरा वाला एक और है ना, दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे रेड डॉट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं, ये स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भैया जो लिपिड्स होते हैं उनका क्या बोलते हैं, सिंथेसिस कहाँ होता है सेल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है और कहाँ होता है, अभी मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। तो ये है आपके 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है आपका स्मूथ, एक है आपका रफ। रफ के पास होते हैं राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देन यू हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास ऐसे राइबोसोम नहीं होते, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो भाई अब आपको पता चल गया होगा कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम अटैच रहते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ हमने ये रिवाइज कर लिया है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एसोसिएटेड रहता है जनरली न्यूक्लियस के साथ। आप ये देख रहे हो ना, ये ब्लू वाला क्या है, ये न्यूक्लियस है, इससे थोड़ा सा एसोसिएटेड रहता है। काम अगर मैं रफ की बात करूँ तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है और स्मूथ की बात करती हूँ तो लिपिड का सिंथेसिस करता है। इतनी सी बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू मेक द कंपैरिजन, और हमें ये बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। सो ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको 2 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है आपका प्लांट सेल का और राइट साइड वाला डायग्राम है आपका एनिमल सेल का। सो सेल को ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल में क्लासीफाई करते हैं और एनिमल सेल के अंदर करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस जो है, आई वांट यू पीपल
टू विजुअलाइज दिस डायग्राम। आप जरा देखो और देख के विजुअली पता करो यार इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। पहला तो डिफरेंस अपन को ये दिख रहा है कि प्लांट के पास एक बड़ा ही रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। एनिमल के पास ऐसी कोई सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? सेल वॉल जनरली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और एल्गी में भी पाई जाती है, फंगी में भी पाई जाती है, किसी बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। एल्गी नहीं, फंगी और बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब ये सेल वॉल एनिमल के पास नहीं है और प्लांट के पास क्यों है? इसका क्या रीजन है? मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि देखिए अगर कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, लेट्स से बहुत तेज बारिश हो रही है, कोई थंडर स्टॉर्म आ गया, हम एनिमल्स वी आर नॉट स्टेशनरी, वी कैन मूव हियर एंड देयर, ठीक है, कोई भी एनिमल भी मूव करता है, लायन, कैट, डियर, कोई भी मूव करता है, ठीक है, तो स्टेशनरी नहीं है। अब कोई थंडर आया कुछ है तो वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं, ठीक है, मगर क्या प्लांट्स ऐसा है कि भैया यार बारिश आ गई, चलो प्लांट्स कहीं दिख रहे होंगे आपको भागते हुए, चलो मैं जाता हूँ शेल्टर के अंदर छुप जाता हूँ? ऐसा नहीं है भैया, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं। अब क्योंकि वो स्टेशनरी है उन्हें चाहिए प्रोटेक्शन, तो वो प्रोटेक्शन किससे मिलती है? वो मिलती है आपकी सेल वॉल से। तो ये तभी बोलते हैं ये एक बड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट को प्रोटेक्शन, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ये प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? टू विथस्टैंड एनी हार्श कंडीशन। उसके बाद एरे गैरे डिजीज कॉजिंग पैथोजन कोई एंटर नहीं कर सकता प्लांट के अंदर इजीली। क्यों? क्योंकि सेल वॉल लेयर सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और ये सेल वॉल जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। एनिमल के अंदर आप देखोगे तो यू हैव दिस सराउंडिंग लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, बट प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल, ठीक है। एक डिफरेंस विजुअली अपन को ये दिख रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे प्लांट के पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, दिख रहा है? अब आप यहां आ जाओ, आपको इसके स्ट्रक्चर में आइडियली वैक्यूल यहाँ पे दिया ही नहीं है। आप इससे आप क्या समझते हो? क्या इसके पास होता ही नहीं है? देखिए एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है ना वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जरूरत पड़ी तो बनाया, नहीं है तो काम चल रहा है, और होगा भी तो बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल जो है अराउंड 50 to 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल का। इवन न्यूक्लियस जो बीच में होता है ना उसको भी धकेल देता है कोने की तरफ। मगर एनिमल के अंदर देखोगे ना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे इतना कोई बड़ा नहीं होता। ये जित प्लांट के अंदर इतना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता, छोटा है, ठीक है, बट काम स्टोरेज का ही होता है इसका। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो वाटर है इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे आपके अमीनो एसिड्स होंगे, एंजाइम्स होंगी। सेम गोज फॉर योर एनिमल। एनिमल के अंदर भी तो पानी होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, प्रोटीन होंगे, लिपिड्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वैक्यूल के अंदर होते हैं। तो बड़ी सी वैक्यूल देखने को मिल रही है प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर तो भैया टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है भी तो भी बढ़िया, नहीं है मतलब वो बनाता तो अपने हिसाब से है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली छोटी छोटी वेसाइकल्स होती हैं वो फ्यूज करती हैं और बड़ा सा वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है, बीट बी प्लांट बीट बी एनिमल, ठीक है। खैर वी आर नॉट कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल हियर। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे देखो यार 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इवन ये तो मैंने जस्ट नंबर बताया है, बहुत सारे होते हैं भैया। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, मगर एनिमल सेल के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनिमल सेल है तो यार उसको बहुत सारे काम करने हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना। काम क्या है? काम है इसका क्या बनाना भैया? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो एनिमल सेल के पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल है उनके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट एनिमल सेल को ज्यादा है, प्लांट को कम है। इसलिए ही जो फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल और इसमें लार्ज होते हैं। ये आपको विजुअली मैं दिखा रही हूँ, अभी तो मैं टेबुलर फॉर्म पे गई नहीं हूँ। तो नेक्स्ट डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। विद दैट आपको पता है भैया एक और मेजर डिफरेंस, प्लांट के पास क्या पाए जाते हैं? कहाँ गया भैया वो जबरदस्त स्ट्रक्चर? यू हैव योर क्लोरोप्लास्ट। पर क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल में होता है? नहीं, वो नहीं होता।
क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि प्लांट को अपना खाना खुद बनाना है भाई। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लोरोप्लास्ट के पास होता है आपका एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैप करने के लिए सनलाइट को। बट अगर मैं एनिमल की बात कर रही हूँ भैया, नहीं, प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट नहीं क्या है भैया, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस मैंने आपको विजुअली दिखा दिए, ठीक है। अब आओ एक बार टेबल को भी देख लो। टैबुलर, देखो डिफरेंस आएगा तो याद रखना माय स्टूडेंट्स, टैबुलर फॉर्म में ही लिख के आना है। चलो भैया एक बार देख लेते हैं। प्लांट सेल, पहला डिफरेंस भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल भैया होती है डेड, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे आपको क्या है, सेल वॉल एब्सेंट एनिमल के अंदर। दूसरा डिफरेंस, लार्ज वैक्यूल परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, एनिमल के अंदर स्मॉल वैक्यूल एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं भैया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देखो याद रखना, एनर्जी रिक्वायरमेंट लिंक्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर से, आप बोल सकते हो, क्योंकि भैया माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उम्मीद है सबने मुझे कमेंट सेक्शन में यही आंसर लिख के बताया। एटीपी के फॉर्म में बनाता है। एटीपी होता है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। कौन दे रहा है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एनिमल सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है। प्लास्टिड्स का कंपैरेटिवली फ्यूअर। देन ऑटोट्रॉपिक प्लास्टिड्स प्रेजेंट, मैंने आपको बताया। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को। एनिमल के अंदर भैया हेटेरोट्रॉपिक, प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं इनके अंदर। तो ये है आपका मेजर कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो मैंने आपको विजुअली भी दिखा दिया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, हर किसी, कोई ऑर्गेनेल अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। बीट बी और वैक्यूल, बीट बी और गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है। विद दैट हम ये दोनों ही वैसे एनिमल सेल प्लांट सेल आते हैं यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, वो सॉरी क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को ये बोलता है क्या, कि हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। क्या भैया, अभी बताया पीछे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आता है? एनिमल सेल। लेट्स अगेन कंपैरिजन करना है। आई वांट यू टू लुक एट दी स्ट्रक्चर और विजुअली इसको कंपेयर करो। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से डिफरेंट कैसे है? मैंने बताया था कि सेल जो है, सेल को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रो प्रिमिटिव, कैरियोटिक न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक को अगर वर्ड को ब्रेक करोगे, प्रो मतलब बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली अपन मानते हैं कि भैया वो पहले इवॉल्व हुई थी एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। उनसे मतलब ये सोच सकते हो कि कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक आई है। अब जरा स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन करो। देखो यहाँ पे तो ये जो राइट साइड में ना, ये केवल न्यूक्लियस है, ठीक है, और जनरली ये न्यूक्लियस है आपका यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात कर रही हूँ, लेफ्ट साइड क्या है तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक। इवन बैक्टीरिया का सेल है ये, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये मत बोलना मैम को स्पेलिंग नहीं आती। प्रोकैरियोटिक सेल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यूकैरियोटिक सेल। अब आप बोलोगे यार मैम लेफ्ट साइड में तो पूरा स्ट्रक्चर लगा दिया, राइट साइड में न्यूक्लियस लगाया, क्यों? क्योंकि मेजर डिफरेंस ही भैया न्यूक्लियस में है। वही आता है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेजर, बाकी तो सेकेंडरी है, बट मेजर डिफरेंस यहीं पे आता है। देखो पहली चीज तो अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, इसमें कौन सी सेल्स आती हैं? आपकी आती है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, इनके पास अपना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने क्या बोला? मैंने लिखा नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से आप क्या समझते हो? देखो एक होती है सेल, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। डिवाइडिंग स्टेज में आपको न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। देन अगेन हम बात देखते हैं, क्रोमोसोम को विजुलाइज करते हैं तो क्रोमोसोम है, ये क्रोमैटिड उठा लिया, डीएनए है, इस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को अपन बोलते हैं जीन, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कोई जबरदस्त न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो आपको इसमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग अंदर क्रोमोसोम, ऐसा कुछ आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलता। इवन इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, इसमें ये एक टेंगल्ड मास की तरह प्रेजेंट होता है, और इस टेंगल्ड मास को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। कुछ याद आया? मैंने पढ़ाया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों,
ये क्या है, आप बोल सकते हो कि भैया बैक्टीरियल, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। मेजर डिफरेंस क्या कहाँ आता है दोनों में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यू हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल है। मगर यूकैरियोटिक के अंदर ऐसा प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक के अंदर आपको भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख भी रही है, आपको क्रोमोसोम भी विजिबल है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस आता है न्यूक्लियस पे, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो नहीं है और यूकैरियोटिक के अंदर जो है। विद दैट अगर मैं बात करती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज थोड़ा छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। कितना, 1 to 10 माइक्रोमीटर। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो इसका अराउंड जाता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो कंपैरेटिवली ये बड़ी होती है, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। ये तो आपको मेजर डिफरेंस, जब मैं आपको न्यूक्लियस भी पढ़ा रही थी ना, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर पोर होते हैं। जनरली जब सेल डिवाइड नहीं करती है बच्चों, तो आपको क्रोमैटिन विजिबल होता है, पर जब सेल डिवाइड करती है तब आपको ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। अब एक बार टेबुलर फॉर्म के डिफरेंसेस देख लो, और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसके साथ मैं बताऊंगी। देखो, स्मॉलर इन साइज प्रोकैरियोट विद नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब इसके पास मैंने बताया था ना, सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इसके पास कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जरा फटाफट से वीडियो पॉज करो बच्चों लोग, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। मुझे फटाफट से नाम लिख के बता दो। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, larger in size comparative to prokaryotic cell with well defined with membrane bound organelles that are present, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में नहीं है, इसमें है। देन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोइड है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल नहीं है, कोई आपको डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, भैया वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। क्या बात है ना। देन एग्जांपल, बैक्टीरियल सेल इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल योर प्लांट एंड एनिमल सेल। बट दो प्लांट और एनिमल के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक में सेल वॉल है, एक में नहीं है, एक में माइटोकॉन्ड्रिया है ज़्यादा, एक में नहीं है। तो ये सब डिफरेंसेस अपन कर चुके हैं, बट दो यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में ही आती है। तो उम्मीद है अब ये क्वेश्चन भी जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो भी बच्चे नए हैं, सेशन को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या होगा भैया अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर गई रप्चर या उसका हो गया ब्रेकडाउन। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन, विजुलाइज, अरे सेल होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपन को नेकेड आइज से नहीं विजिबल है, माइक्रोस्कोप चाहिए। और अपन जब अपन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, बीच में हमें दिखता है न्यूक्लियस, और सराउंडिंग में हमें एक लेयर दिखती है। प्लांट सेल की बात हो रही है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पीएमसीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये अपन को दिखती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको पता हो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये होती है बड़ी पतली सी, ये होती है फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। अमीबा के केस में कितनी फ्लेक्सिबल होती है ना। अमीबा आपको पता हो फूड इनगल्फ करता है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है मैं फेगोसाइटोसिस अभी आगे भी बताऊंगी, फिर समझ जाओगे। खैर, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये अलाउ करती है मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, बट किसी चुनिंदा मॉलिक्यूल्स का, ऐसा नहीं है हर कोई चीज एंटर कर जा रही है। सर्टेन मॉलिक्यूल्स, लेट्स से गैसेस इवन, कि भैया ऑक्सीजन और CO2 एंटर कर रही है, ठीक है, मूव करिए इन एंड आउट ऑफ द सेल। हर कोई चीज मूव नहीं कर रही, चुनिंदा चीजें कर रही हैं। तो ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स और इवन गैसेस वी कैन से। अब दूसरी बात ध्यान रखने वाली, मैंने बताया सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तुम सोचो यार कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इस एनवायरनमेंट को सेपरेट भी कर रही है? क्या मैं बोल सकती हूँ कर रही है? सेपरेट कर रही है, नहीं कर रही है? स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं, समझ जाना। सो
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है कि भैया ये सेल के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है। अब अगर ये कर गई रप्चर तो सोचो क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है। तो अगर ये रप्चर कर गई तो क्या होगा, अंदर का सारा माल पानी निकल के आ जाएगा बाहर, और इसके अंदर क्या है भैया, सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस सब इसके अंदर ही तो है। तो अगर ये कर गई रप्चर बच्चों, तो ये जो बैरियर है जो उसने बना रखा है, जो कि सेपरेट कर रहा है सेल के इंटीरियर चीज़ों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये बैरियर टूट जाएगा, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू सेल डेथ। ठीक है, बात समझ आ गई। सो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये रप्चर हो गई तो जो अंदर की चीज़ें हैं या फिर सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और अगर वो एक्सपोजर हो गया तो सेल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी यार, सेल तो मर जाएगी ना। सो दिस विल लीड टू अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। सो क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर गई, तो यस सेल के जो अंदर के कंपोनेंट है वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। ये बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और इवन द गैसेस वी कैन से। अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रप्चर कर गई तो सेल के अंदर के कंटेंट्स बाहर चले जाएंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा बच्चों, कैसे लिखोगे, ऐसे। So cell won't be able to exchange material also. That is also an important factor. And with that देखो, पहले तो तुम एक पॉइंट ये लिखोगे, क्या ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, इसके साथ एक पॉइंट ये लिखोगे पहले कि सेल अगर रप्चर कर गई, प्लाज्मा में रप्चर कर गई, so there will be exposure of cell components, ठीक है, to the external environment, ठीक है। ये तो हम वो केस कर रहे हैं जब भैया पूरी रप्चर कर गई। दूसरा आप ये भी तो बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जिससे आदान प्रदान होता है आपका गैसेस का, वाटर का, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो अगर ये रप्चर कर जाती है, देखो रप्चर के केस में तो सेल डेथ होगी, अगर ये थोड़ी ब्रेक कर गई, ठीक है, या आप बोल सकते हो रप्चर के या ब्रेक दोनों ही लिख सकते हो, अगर ऐसा हो गया तो सेल जो है वो एक्सचेंज भी तो नहीं कर पाएगी मटेरियल को सराउंडिंग से। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये सब प्रोसेस तो कहाँ से होंगे भैया, जब सेल के अंदर कंटेंट ही नहीं रह गए। तो ये भी लाइन लिख के आ सकते हो। इसके बाद अगर ऐड ऑन करना चाहो तो ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। खैर इफ यू वांट टू फ्रेम दिस आंसर यू कैन फ्रेम इट इन अ वे कि भाई अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई सो दैट विल रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ द सेल कंपोनेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप ये भी लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वोंट बी एबल टू एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द सराउंडिंग। और ये कैसे होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, ये वाला पॉइंट जरूर से लिखना, विद दैट ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा सेल की लाइफ को अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होता तो। गोल्गी अपैरेटस वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, अगर आपको पता हो क्या करता है, एसोसिएटेड विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें बनती हैं वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर जाती हैं मॉडिफाई होने के लिए, ठीक है, पैकेजिंग होने के लिए। लेट्स से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई बना है आपका प्रोटीन, ठीक है, तो वो जाएगा कहाँ पे, गोल्गी अपैरेटस के पास। गोल्गी अपैरेटस का कुछ स्ट्रक्चर अगर याद हो तो इस तरीके की शीट्स होती हैं इसके पास भी। सिस्टर ने कुछ याद आया तो भैया वेसिकल्स भी होती हैं, याद हो तो नीचे की साइड में। अब क्या होगा अगर जैसे कोई प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो आपका जाता है गोल्गी अपैरेटस के पास। और आपको बताया था मैंने, इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है दैट इज टुवर्ड योर न्यूक्लियस और ट्रांस फेस होता है टुवर्ड योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बना है सिस फेस पे जाता है, फिर सिस फेस मतलब गोल्गी अपैरेटस के अंदर वो एंटर कर गया। वहां पे क्या होगा, इसका गोल्गी अपैरेटस के अंदर क्या होगा, इसका मॉडिफाई हो जाएगा। ये मॉडिफाई होने के बाद व्हाट विल हैपन, जो इसका ट्रांस फेस है उससे निकल के बाहर चला जाएगा। अब ये पैकेजिंग हो क्यों रही है,
भैया पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी कोई कंपोनेंट बना, कोई प्रोटीन है, लेट्स से प्रोटीन की बात कर लेते हैं, है ना, वैसे तो लिपिड की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, अपन प्रोटीन की बात करते हैं। अभी प्रोटीन बना तो ये जाता है गोल्गी के पास मॉडिफाई होने के लिए, पैकेजिंग होने के लिए, कि भैया जहाँ डेस्टिनेशन रिक्वायर्ड है इसकी, वो आराम से वहाँ पे बिना परेशानी के, बिना डिस्ट्रक्ट हुए आराम से वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ज़रूरत होती है, ताकि जहाँ उसकी ज़रूरत है उस डेस्टिनेशन पे वो बिना किसी रुकावट के चला जाए। आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगर कोई प्रोटीन बना है ईआर में, वो जाएगा गोल्गी अपैरेटस के सिस फेस के पास, मतलब वहाँ एंटर कर गया, वहाँ पे ये चीज़ मॉडिफाई होगी, मॉडिफाई होने के बाद वो ट्रांस फेस से निकल जाएगी। तो भैया अगर ये गोल्गी अपैरेटस नहीं होता तो क्या होता? क्या ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग हो पाती? नहीं हो पाती। तो गोल्गी अपैरेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेल के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया था, इवन गोल्गी नहीं यार, हर कोई ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो भैया एटीपी कैसे बनेगा, ठीक है, लाइसोसोम नहीं हुआ तो भैया डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। तो हर किसी ऑर्गेनल का अपना अपना रोल है। ऐसे गोल्गी अपैरेटस भी इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भैया अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होता तो ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग नहीं हो पाती, ठीक है। चलो, सो विद दैट स्टोरेज नहीं हो पाएगा सब्सटेंसेस का, पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेस ये नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चर इन द टर्म किसके टर्म में लिखा हुआ है? यही मैंने बताया ना, जैसे प्रोटीन आया, ठीक है, प्रोटीन आपके गोल्गी अपैरेटस के अंदर चला गया तो पैकेजिंग होती है। नया आप समझ सकते हो, जो नई चीज़ें पैकेजिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया उसको मैन्युफैक्चरिंग के टर्म में लिख दिया। ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि कुछ नया ही बन रहा है, ठीक है। खैर, वैसे अगर आपको पता हो, एक चीज़ और होती है, ठीक है, ये पैकेजिंग के टर्म्स में मैंने बताया आपको, बट गोल्गी अपैरेटस के अंदर एक चीज़ बनती भी है। क्या बनता है? लाइसोसोम, अगर याद हो तो, ठीक है। खैर, यहाँ पे जो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात बताई है मैंने, यहाँ पे मैंने उसके टर्म्स में बताई है, इसके पैकेजिंग के टर्म्स में बताई है। तो खैर देखो, फिर से सुन लो, गोल्गी अपैरेटस के अंदर जो सामान ईआर से आया वो पैकेज होगा, मॉडिफाई होगा, ठीक है, कुछ चीज़ें बनती भी हैं, लेट्स से लाइसोसोम बनता है। अगर मैं पैकेजिंग के टर्म्स में बात कर रही हूँ तो जो चीज़ें ईआर से आ रही हैं वो मॉडिफाई होंगी, वो नई तरीके से नहीं बन रही है। इट्स जस्ट कि उस पर आप ही समझ लो कुछ पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, पैक हो रहा है सामान, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बट स्क्रैच से कुछ नया नहीं बन रहा है, जो चीज़ ईआर से आई है वही मॉडिफाई हो रही है, बट स्क्रैच से भी चीज़ें बनती हैं, लाइसोसोम बनता है जैसे। तो अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं हुआ तो चीज़ों का स्टोरेज कहाँ होगा? सिस फेस में जाके भैया अंदर जाती है गोल्गी अपैरेटस के अंदर, वहाँ स्टोरेज होता है, वही मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। इवन कुछ चीज़ें जो वो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे लाइसोसोम, कैसे मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने कि अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं हुआ तो ये सारे तीनों चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। सो ये क्या है भैया, जो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद हो, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, इससे पहले वाले डायग्राम बना के, कि मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स होते हैं इसके पास, ठीक है, वेसाइकल्स होती हैं इसके पास, सिस फेस ऊपर वाला फेस होता है, नीचे ट्रांस वाला फेस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? इंपॉर्टेंट, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताओ। खैर, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है, देखो भाई, हमने कुछ खाना खाया, ठीक है, अब जो हमने खाना खाया दैट इज द फूड स्टफ। तो फूड स्टफ क्या जाता है? बॉडी के अंदर जाता है बॉडी के अंदर। अब होगा क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल करती है रेस्पायर। जो ये खाना हमने खाया है, उस खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी है जो उसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी खाने के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से आप समझो फूड स्टफ प्लस O2, ठीक है। वो अब देखो, फूड अगर अपन खा रहे हैं, कोई खाना हमने खाया, ठीक है, डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, विद दैट सेल भी रेस्पायर करती है। सेल जो रेस्पायर कर रही है, क्यों कर रही है भैया? देखो, हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन हमने अंदर ली, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू जाती है आपकी बॉडी के अंदर सेल्स में, ठीक है। सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है? रेस्पायर करके। जनरली O2 लेता है, ठीक है, चीज़ों को O2 अगर ले रहा है, दिमाग लगाओ, सोचो जरा, ऑक्सीजन ले रहा है, पक्का O2 जहां आ रही है वहां ऑक्सीडेशन करवाएगा चीजों का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ,
क्योंकि O2 के प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग, आप ये समझ सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, और ऑक्सीडेशन वर्ड जहाँ आ गया समझ लेना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑक्सीजन है। तो फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करता है और इन टर्न क्या होता है, इन टर्न निकलती है आपकी एनर्जी, और जो ये एनर्जी निकलती है ना यही निकलती है आपकी एटीपी के फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर ऑफ द सेल। खैर यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली केवल ऑर्गेनल का नाम लिख के आना है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखोगे तो इट वर्क्स, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें पावर ऑफ द सेल है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों है, क्योंकि ये एटीपी बनाता है, ठीक है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। विद दैट मैंने आपको ये भी बताया कि जो फूड स्टफ अपन खा रहे हैं, सेल्स जो है वो रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, देन इट विल गो टू ऑल योर सेल्स। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, यही फूड स्टफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड इन टर्न एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसी से अपन को एनर्जी मिलती है। ऑल्सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि लिपिड और प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं। याद आया कुछ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यही है आपका आंसर इसके अंदर। देखिए भैया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बनना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो कि थिन फ्लेक्सिबल सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, एनरिच्ड होती है आपके लिपिड और प्रोटीन से। और लिपिड और प्रोटीन बनते क्या कहाँ है भैया, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ईआर दो तरीके का होता है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम क्या काम कर रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके पास है क्या, इसके पास है आपका लिपिड, ये लिपिड बनाता है, ठीक है। इसके पास राइबोसोम नहीं होते, वो जो आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि कुछ रेड डॉट्स जो है जो कि आर से एसोसिएटेड है, वो है आपके राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। और दोनों ही बेटा, राइबोसोम जो कि प्रोटीन बना रहे हैं एंड इवन द लिपिड्स, ये दोनों ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और सेल मेम्ब्रेन के। समझ में आई बात। तो ये कहाँ बन रहे हैं भैया, प्रोटीन और लिपिड्स जो कि कंस्टिट्यूएंट है आपके सेल मेम्ब्रेन के, वो सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यही होता है आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो प्रोडक्ट ईआर से बन रहे हैं, दैट इज योर लिपिड एंड प्रोटीन, वो बनाते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का तो स्ट्रक्चर अपन देख चुके हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है भैया, ऐसे ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, अंदर साइड भी और बाहर साइड भी, पेरिफेरल और इंटीग्रल। या पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के लिए समझ लो, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जिसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, वो बनी होती है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनते हैं बच्चों, दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईआर। लिपिड बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और प्रोटीन बन रहे हैं कहाँ से, राइबोसोम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, थ्रू फैगोसाइटोसिस। अब आप लोग सोच रहे हो यार मैम ने क्या भयंकर सा डायग्राम लगा दिया। खैर बहुत इजी है, फटाफट से समझाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके से भी समझाऊंगी। अमीबा कैसे ऑब्टेन करता है फूड को, फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस इज द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस ओनली। एंडो मतलब टेकिंग इन, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल कुछ ले रही है, अमीबा अपने अंदर कुछ ले रहा है। क्या ले रहा है फैगोसाइटोसिस में, फूड पार्टिकल। मैंने आपको बताया भी था एंडोसाइटोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फैगोसाइटोसिस, एक होता है पीनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में फूड अंदर जा रहा है, पीनो में सेल पी रही है भैया, लिक्विड पी रही है, ठीक है, वाटर जा रहा है अंदर। खैर फैगोसाइटोसिस में अपन क्या कर रहे हैं, मतलब अमीबा क्या कर रहा है भैया, फूड पार्टिकल आया, इसने क्या करे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू इसने फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया और एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करा, ठीक है। टेम्परेरी फूड वैक्यूल, आपको याद है ना ये टेम्परेरी फूड वैक्यूल कैसे बनी, एंडोसाइटोसिस में समझाया था। ये जो टेम्परेरी फूड वैक्यूल बनती है ना, आइडियली क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ फूड पार्टिकल्स आए। अब फूड पार्टिकल क्या कर, जब आते हैं ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट कर जाती है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से हट जाएगा, इन्वेजिनेट कर जाएगी, और यहाँ पे क्या चले जाएंगे फूड पार्टिकल्स अंदर। फिर क्या होगा, इन टर्न ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और एक अलग वेसाइकल बन जाएगी या वैक्यूल बन जाएगी जिसके अंदर फूड मटेरियल होगा। सेम चीज यहाँ हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या करा भैया, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, सूडोपोडिया के थ्रू इसने फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया है, ये फूड पार्टिकल्स अंदर आ गए अमीबा की बॉडी के। अब जब ये अंदर आ गए
तो फूड वैक्यूल बनी, जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, पहले कहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में तुमको फूड वैक्यूल? यहाँ बना कब? जब फूड पार्टिकल आया। अब इसने इस वेसाइकल को अंदर धकेल दिया जिसके अंदर फूड पार्टिकल है। फिर क्या हुआ? इससे चिपके आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम जब चिपके, इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करी जिन्होंने इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन कर दिया। इंटर्न क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर निकल गए और जो न्यूट्रिशन भैया अमीबा को लेना था उससे खाने से ले लिया। तो ये क्या है प्रोसेस? दिस इज योर फेगोसाइटोसिस विच इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस टेकन इन ऑफ समथिंग, दैट इज योर एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके का होता है, पीनो और फेगो। फेगो में फूड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, पीनो के अंदर सेल पी रही है भैया, पक्का वाटर की बात हो रही है। ठीक है, इतनी सी बात है। यही एक प्रोसेस है जिससे अमीबा ऑब्टेन करता है अपने फूड को। तो एंडोसाइटोसिस याद रखना, विच इज अ टाइप ऑफ फेगोसाइटोसिस ओनली। ठीक है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस अमीबा ऑब्टेन्स इज फूड। समझ आ गया? चलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस, जिसको समझाने के लिए मैंने एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम भी लगा रखा है। तो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्वेंट from high to low concentration through a semi permeable membrane. Diffusion, osmosis दो चीजें पढ़ी हैं। Diffusion to spread out, something is diffusing. ठीक है, कैसे हो रहा है? हाई टू लो कंसेंट्रेशन ही हो रहा है ये भी। ठीक है, आप लेट्स से देयर इज अ ग्लास, इसके अंदर आपका क्या है? पानी है। आपने इंक डाली, थोड़ी देर बाद देखोगे इंक पूरे पानी में डिफ्यूज हो गई। बट ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का एक टाइप ही होता है, बट इसमें क्या होता है? हाई टू लो, जैसे डिफ्यूजन में होता है यहाँ पे भी हाई टू लो होगा, बट ये काम बस होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और कौन मूव करता है? डिफ्यूजन में तो अपन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस के अंदर पर्टिकुलरली मूव कर रहा है आपका वाटर, यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप ये डायग्राम देखो, ये रेड रेड वाले शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी आपका पानी है। यहाँ पे पानी का लेवल सेम है। यहाँ देखोगे, जब यहाँ पे पानी का लेवल सेम है बट शुगर मॉलिक्यूल राइट में ज़्यादा, लेफ्ट में कम है, दैट मीन्स राइट साइड में क्या है आपकी? सोल्यूट, यानी कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा लेफ्ट में ज़्यादा है। और अपन को पता है ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट मूव करता है हाई से लो कंसेंट्रेशन, तो पानी चला जाएगा लेफ्ट से राइट साइड में और राइट साइड का लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ आई? दोनों साइड पानी था, राइट साइड में बस क्या फर्क है? ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल है, तो पानी लेफ्ट से राइट साइड मूव करेगा, क्योंकि अपन को पता है सॉल्वेंट वाटर मूव करता है हाई से लो कंसेंट्रेशन में। तो यहाँ ये हाई से लो कंसेंट्रेशन पे चला गया और गया कैसे? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज योर ऑस्मोसिस। ठीक है, सेपरेट वीडियोस इस पे भी प्रिपेयर है, किसी बच्चे को समझना हो तो वो जाके देख सकता है अभी भी। ठीक है, अब यही मैंने डेफिनेशन के टर्म्स में यहाँ पे लिख रखा है। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर और even we can say that solute, and this movement occur from the region of high concentration to the region of low concentration, और ये प्रोसेस होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रोबेबली बस खत्म होने वाला है, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिसमें 3-4 पार्ट्स हैं, बड़ा इजी है, टफ लगता है देखने में, यार क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। चलो देखते हैं। यहाँ पे अपन को ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करना है। अपन को क्या करना है? अपन को लेने 4 छिले हुए आलू। ठीक है, अब उन आलू को क्या करो? एक स्कूप लो और इन आलू के अंदर एक स्पेस बनाओ। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर पोटैटो। ठीक है, आपने स्कूप किया और स्कूप करके ना इतना पार्ट आपने निकाल दिया इसका, तो आपके पास क्या बचा है? इस तरीके का बच गया, आलू। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने इसके अंदर स्कूप बना लिया, फिर आपको क्या करना है? एक पोटैटो, देखो 4 पोटैटो लिए ना आपने, एक पोटैटो आपको करना है बॉईल, चारों में से एक करना है बॉईल। ठीक है, अब इन चारों पोटैटो को आपको रखना है पानी के अंदर। कैसे रखोगे? एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से रखोगे। देखो ये आपके चारों पोटैटो हैं, इसके अंदर आपने स्कूप बनाया, चारों को रखा आपने पानी के अंदर। ठीक है, बस चौथा वाला याद रखना क्या है? बॉइल्ड पोटैटो है, और शुरू के 3 बॉइल्ड नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको पहले वाले कप को, जो कप आपने ऊपर का जो होल किया उसको रखना है खाली। दूसरे वाले में 1 टीस्पून आपको शुगर की डालनी है, जो दूसरा वाला कप है उसके अंदर। तीसरे वाले में आपको क्या करना है? तीसरा जो पोटैटो का वो है जो आपने बनाया है खोल करके, उसके अंदर आपको सॉल्ट डालना है। और चौथे वाले के अंदर आपको क्या करना है? आपको फिर से शुगर डालनी है, मगर यहाँ पे ध्यान रखें कि ये वाला जो पोटैटो है बॉइल्ड पोटैटो है। अब इसको आप 2 घंटे के लिए रखोगे और ऑब्जर्व करोगे कि चारों पोटैटो में क्या अंदर आया। पहला आपको एक्सप्लेन करना है कि पानी का लेवल बी और सी के अंदर
अंदर की साइड क्यों बढ़ा। दूसरा बताना है ए पोटैटो ए के अंदर जब हमने कुछ रखा ही नहीं तो उसको लिया क्यों है। तीसरा अपन को ये बताना है कि जो वाटर बॉइल्ड पोटैटो जो था उसके अंदर गैदर आउट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम देखो, फिर मैं दोबारा से इस चीज को समझाती हूँ। देखो सिर्फ डायग्राम देखो, कुछ मत पढ़ो तुम, केवल डायग्राम देखो। ए वाला क्या है, पोटैटो है, अंदर उसका क्या बनाया है, स्कूप करके होल बनाया है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है, बाहर पानी है, इतना काम किया है। दूसरा, अंदर क्या भरा है, शुगर भरा है, और बाहर एज यूजुअल पानी है। ठीक है, अंदर आप देखोगे ना वाइट वाइट सा क्या है, दिस इज योर शुगर। ये स्कूप के अंदर डाली है, जो स्कूप करा है उसके अंदर, तो शुगर। ऐसे सी वाले में क्या है, सी वाले के अंदर आपने बस शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया, और चौथे वाले के अंदर भी शुगर डाली है, बट पोटैटो बॉईल है। अब पहले वाला लिया क्यों भैया, पहले वाला काम कर रहा है, और देखो चारों ट्रे में पानी है, तो पता नहीं भूल गई, चारों ट्रे में अंदर जो है बाहर जो है पानी है। ठीक है, अंदर खाली है, किसी किसी में शुगर है, किसी किसी में सॉल्ट है, और एक ए वाला खाली है, बाकी बाहर ट्रे के अंदर पानी है। अब क्वेश्चन पहला वाला था कि भैया ए क्यों लिया, जरूरत क्या है। देखो कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं ना लैब में, तो एक कंट्रोल लेके चलते हैं अपन, ताकि कंट्रोल ऐसा रहे कि हम उससे चीज़ों को कंपेयर कर सके कि भैया ए वाले के अंदर ये चेंज आया तो फलाना बी वाले के अंदर या सी वाले के अंदर जितना चेंज आया तो ए के कंपैरेटिवली इतना चेंज आ गया। तो ए तो यहाँ काम कर रहा है कंट्रोल का, और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और कोई रोल नहीं है इसका। बी वाले के अंदर आपने डाला है शुगर, किसके अंदर, वो जो पोटैटो का स्कूप बनाया उसके अंदर। अब बच्चों खुद सोचो, बाहर है पानी, अंदर है शुगर, ध्यान से सुनेंगे, बाहर है पानी, अंदर है शुगर, बाहर का सॉल्यूशन है डाइल्यूट, अंदर क्या है, अंदर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट है, या मैं ये भी बोल सकती हूँ बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आ जाओ भैया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पे, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही होता है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। यहाँ पे जो पोटैटो की ये लेयर है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह क्यों एक्ट करिए भैया, पोटैटो की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी तो प्रोटीन और लिपिड होंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी वही होता है, तो है ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, और वाटर का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर, तभी तो पोटैटो के अंदर जो शुगर है वहां लेवल बढ़ जाएगा पानी का। क्यों बढ़ा, क्योंकि अंदर था कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, मगर बाहर ट्रे के अंदर तो पानी है डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अपन को पता है ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट यानी कि वाटर का फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए बाहर से अंदर पानी चला जाएगा। सी वाले में क्या है, शुगर की जगह सॉल्ट ले लिया, पर बात तो वही है ना, बाहर का है डाइल्यूट और इसके पोटैटो के अंदर का क्या है, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे क्या है आपकी, अंदर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, और वाटर की टेंडेंसी है वो मूव करता है हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और अंदर वाला लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं डी की तरफ। डी में हमने वही किया, सब कुछ सेम है, ठीक है, बट पोटैटो अपना बॉइल्ड है और अंदर क्या है, शुगर बढ़ गई। तो आइडियली तो यार पानी बाहर से अंदर ही जाना चाहिए और लेवल बढ़ जाना चाहिए, मगर भैया कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पोटैटो को किया है बॉईल, और अगर आप पोटैटो को बॉईल कर रहे हो तो आप उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दे रहे हो, और अगर आप उसे डिस्टर्ब कर दे रहे हो तो कैसे होगा मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगा बाहर से अंदर, क्योंकि ऑस्मोसिस होने के लिए देयर शुड बी द मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, और ये मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अब जब मेम्ब्रेन ने डिस्टर्ब कर दी तो मूवमेंट कैसे होगा। तो ए क्यों लिया है भैया, ए कंट्रोल का काम कर रहा है। बी के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा, पानी बाहर से अंदर आएगा। सी के अंदर भी सेम होगा, डी के अंदर नहीं होगा क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब कर दी। आ जाओ आंसर पे। सॉल्यूशन पहला, वाटर एक्यूमुलेटेड इन द हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। क्यों, क्योंकि भैया डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कंसंट्रेशन का, अंदर कंसंट्रेटेड है ज्यादा बाहर के कंपैरेटिवली, तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। दूसरा, पोटैटो ए क्यों लिया है, क्योंकि अपन को भैया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लेना था सिनेरियो कंपेयर करने के लिए कि भैया ए बी सी में जो बी सी डी में जो चेंजेस आ रहे हैं तो ए की कंपैरेटिवली क्या आ रहे हैं। तीसरा, कप ए डज नॉट शो एनी चेंज। क्यों करेगा वो, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तुमने उसके डिस्टर्ब कर दी तो कोई चेंजेस शो नहीं करेगा। तो इतना सिंपल सा था ये आपका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। और बच्चों सुनो मेरी बात सुनो, कैसे भी क्वेश्चन को मोल्ड कर दें,
तुम्हें रेजन्स के टर्म में कर दें या तुम्हें ऑस्मोसिस इन एग पूछ लें, कंसेप्ट जिस बच्चे को पता है वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, तो पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन is required for growth, repair of the body, and which type of cell division is involved in the formation of gamete? सेल डिवीजन, सेल कर रही है डिवाइड, ठीक है। सेल डिवाइड क्यों करती है? या तो उसको करना है ग्रो, मतलब उसको बड़ा होना है, या उसको रिपेयरिंग करनी है। लेट्स से कोई आपकी सेल इंजर्ड हो गई और वो रिपेयर होना चाहती है तो वो ये होगा, या फिर उसको करना है रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन, यानी कि मेल के केस में स्पर्म एंड फीमेल के केस में ओवा का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, तो उसी केस में सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस की जब अपन बात करते हैं, माइटोसिस होता है आपका कैसा, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, बट मियोसिस के अंदर रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से 2 मिनट के लिए बस। जो गैमीट, जब गैमीट बनते हैं ना, गैमीट कैसे बनते हैं? देखो, मेल के केस में बनना है भैया स्पर्म, ठीक है, फीमेल के केस में ओवा बनता है। कैसे बन रहा है? सेल डिवीजन से बनता है। और जब ये सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तुम अगर सिर्फ ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में सोचना है, कुछ मत सोचो अभी, तुम केवल ह्यूमंस का इमेजिन करो। देखो हमारे केस में क्या होता है, स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। अब क्रोमोसोम का बड़ा जबरदस्त रोल है। पहली बात तो है ही क्यों क्रोमोसोम, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नहीं होते तो क्या कैरेक्टर्स जा पाते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? नहीं जा पाते। क्रोमोसोम की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स आर फ्यूजिंग टुगेदर, और जब ये फ्यूज करते हैं ना बेटा, तब जो ये क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो दोबारा से बन जाते हैं कितने, जितने पेरेंट में थे। देखो इनिशियली मेरे अंदर, आपके अंदर, आपकी मम्मी के अंदर, आपके पापा के अंदर, सबके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है या फिर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। लेट्स से मेल से बना है कोई स्पर्म, तो स्पर्म के अंदर क्या होता है, 46 नहीं 23 क्रोमोसोम होते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, फीमेल के अंदर भी क्या है भैया, ओवा बन रहा है। फीमेल है 46 है, बट ओवा के अंदर 23 है। 23 कैसे है? रिडक्शनल डिवीजन होके। अब जब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, तो ये चीज दोबारा से 46 हो जाएगी। देखो 23 आए आपके स्पर्म से, 23 आए आपके ओवा से, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट के अंदर दोबारा 46 होगा। और यही तो अपन को रिन्यू करना था, क्योंकि हमें पता है भैया एक इंडिविजुअल के अंदर 23 पेयर हैं, 46 होते हैं। अगर तुम्हारे हाफ हुए नहीं होते तो क्या ये रिन्यू हो पाते? नहीं। इसलिए जब भी बनेंगी गैमीट तो होता है क्या, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। जब होता है आपका, लेट्स से बॉडी की कोई चीज सेल रिपेयर हो गई, या उसको रिपेयर करना है, उसको ग्रो करना है, भैया सेल ग्रोथ रिपेयर होती रहती है ऑल टाइम। मैं जब बातें भी कर रही हूँ तब कितनी हजारों सेल मर गई होंगी मेरी बॉडी में, और कितनी होती हैं हमारे अंदर, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, गिन भी नहीं सकते इतनी है, ठीक है। तो ये जो सेल है इनमें ग्रोथ हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है। कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि जो सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड कर रही है। उसको क्रोमोसोम हाफ करने का क्या मिलेगा उसको करके, क्योंकि उसको कोई गैमीट फॉर्मेशन में तो उसका रोल है नहीं। तो ग्रोथ और रिपेयर के टाइम पे ये चीज क्या है, माइटोसिस हो रहा है। बट गैमीट जब बन रहे हैं तो पर्टिकुलरली क्या होता है, मियोसिस होता है। यही है आपका आंसर, जहां मैंने आपके हल्के फुल्के कंसेप्ट भी रिवाइज करा दिए। जिसको डिटेल कंसेप्ट समझने वो जाएगा माइटोसिस और मियोसिस वाली वीडियो देखेगा, ठीक है। तो 2 है भैया, सेल डिवाइड है, माइटोसिस से करेगी, मियोसिस से करेगी। मियोसिस तभी होगा जब देयर विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और माइटोसिस कब होगा, जब सेल को करना है ग्रो या फिर उसको करना है रिपेयर, ठीक है, तो होगा आपका माइटोसिस। क्लियर? समझ में आ गया? फटाफट से जाओ, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो भैया इसके साथ अपन ने कर दिए हैं सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट। चैप्टर पूरा हो चुका है।
उम्मीद है ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया है सारे टॉपिक, सारे इंटरनल क्वेश्चन अपन ने कर लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, इवन डिफरेंस पे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाए हैं कि भाई प्लांट सेल एनिमल सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने नहीं छोड़ी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज़। इसी की तरह ही जैसे हमने सेल पढ़ा है टॉपिक वाइज, ऐसे ही अपन टिश्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन टिश्यूज़ स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।